ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC एक ऐसा संगठन जो दुनिया में UN के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका के 57 कंट्री OIC का हिस्सा है, जो कि 1.8 बिलियन लोगों की कलेक्टिव वॉइस है। यानी OIC 1.8 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम के अगेंस्ट या इस्लाम के अगेंस्ट कहीं भी या किसी भी देश में कोई ऐसी घटना हो जो इस्लामिक इंटरेस्ट के खिलाफ होती है, OIC उस पर तुरंत अपना स्टेटमेंट जारी कर देती है। जैसे अभी हाल में ही स्वीडन में फ्री स्पीच के नाम पर कुरान पाक को जलाया गया, OIC ने तुरंत इस पे एक्शन लिया। इसराइल ने वेस्ट बंगाल के जेनिन रिफ्यूज कैंप पर हमला किया, जिसमें 9 फलस्तीन लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। OIC ने इस पर भी तनकीद की और UN के सेक्रेटरी जनरल से फलस्तीन के सिविलियंस की प्रोटेक्शन की मांग भी की। अभी हिंदुस्तान में भी जब रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम क्लैश देखा गया, जगह जगह दंगे हो रहे थे, तब भी OIC ने इसे कंडेम किया था। इसके अलावा एक बहुत फेमस इंसिडेंट नूपुर शर्मा का बयान, जिसको कुवैत, ईरान, इराक, कतर जैसी कंट्रीज ने स्ट्रांगली कंडेम किया था। साथ ही OIC की तरफ से नूपुर शर्मा के बयान पर स्टेटमेंट जारी भी किया गया था। कहने का मतलब हर वो पॉइंट जिससे इस्लामिक इंटरेस्ट इफेक्ट होता है, OIC उस पर रिएक्ट करता है। और आज के इस एपिसोड में हम आपको OIC के बारे में बताएंगे कि OIC क्या है, क्यों है और OIC कैसे बनाई गई, OIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई, ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों, बहुत ही पेनफुल स्टोरी है जो हर किसी मुसलमान के लिए किसी जख्म से कम नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। OIC को बताने से पहले हम चलते हैं 1969 में। तो ये है मस्जिद अल अक्सा बैतुल मुक़द्दस, जिसे यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं। मस्जिद अल अक्सा मुस्लिम के लिए एक ऐसी जगह है जो उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों, ये भी जान लें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उनका फेस मगरिब यानी कि वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे मुस्लिम वेस्ट की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कोई ईस्ट की तरफ फेस करता है तो कोई नॉर्थ की तरफ, कोई साउथ की तरफ फेस करता है, क्योंकि नमाज का वेस्ट डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो नमाज की डायरेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये काबा पर डिपेंड करता है। जिस कंट्री का जो डायरेक्शन काबा की तरफ होगा, लोग उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। जैसे इंडिया की डायरेक्शन में काबा वेस्ट साइड में आता है, तो लोग उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये इमेज देखिए, यहाँ सभी लोग सर्कल में खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं। यहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से कोई लेना देना नहीं है। सभी का डायरेक्शन सिर्फ एक काबा है। अब आप सोचेंगे कि फ़लस्तीन में जो मस्जिद मौजूद है अल अक्सा, उससे क्या कनेक्शन है, वो मस्जिद मुसलमानों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आइए सुनते हैं ज़रा। इस्लाम शुरुआती दौर में मुसलमान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो उनका डायरेक्शन काबे नहीं हुआ करता था, बल्कि वो सभी मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। वैसे ही जैसे आज का मुसलमान काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, मुसलमान मस्जिद अल अक्सा को ही अपना किबला मानते हैं। मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं और वहां पहुंचते 17 महीने बाद तक वो उसी मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुसलमानों के नमाज पढ़ने का डायरेक्शन ही बदल गया। कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमान भाइयों के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि इसी बीच जिब्राइल, जो कि एक फरिश्ता है, वो आते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे की डायरेक्शन में टर्न होने के लिए कहते हैं और नमाज के बीच में ही काबा की तरफ टर्न हो जाते हैं। यानी कि आधी नमाज में उनका चेहरे मुबारक मस्जिद अल अक्सा की तरफ करके नमाज पढ़ते हैं और आधी नमाज काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जिस मस्जिद में ये सब हुआ वो आज भी मदीने में मौजूद है और इस मस्जिद को मस्जिद
अल-किबलतैन कहा जाता है, यानी दो किबले वाली मस्जिद। अब एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए इतनी ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। किबला क्यों चेंज हुआ और इसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। इसके बारे में कुरान पाक की चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 142, 143 और 144 में बताया गया है और हम इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे। आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वीडियो में हमने पहले बात की थी 1969 की। तो एक बंदा था माइकल रोहन, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। ये फ़लस्तीन आता है और 6 महीने जेरूसलम में रहता है। वही जगह है जहां अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। ये बंदा इस मस्जिद के इर्द गिर्द घूमता और वापस आता, जिससे उसकी दोस्ती वहाँ के गार्ड के साथ हुई और काफ़ी गहरी दोस्ती हुई। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि वो वहाँ आता क्यों है। 11 अगस्त 1969 को इस दिन माइकल रोहन फिर से आता है। रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। वो अपने हाथ में मिट्टी का तेल लेकर आता है और मस्जिद अल अक्सा में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और ना ही उसे कोई देख पाता है। 21 अगस्त 1962 इस दिन फिर से रोहन आता है, हाथ में फिर से वही मिट्टी का तेल की बोतल को एक थैले में छुपाकर मस्जिद में एंटर करता है और मस्जिद में आग लगा देता है, जिससे मस्जिद का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिसे सलाहुद्दीन अयूबी का मीनार जो 12वीं सदी का था वो भी जलकर राख हो गया। लेकिन इस बीच जो लोग वहाँ थे वो माइकल को भागते हुए देख लेते हैं और यही एक घटना जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर गुस्से का वबाल पैदा कर देता है। दुनिया भर के मुसलमान इस हादसे से मायूस होते हैं। मुसलमानों का कहना था कि ये सब इजराइल करवाने वाला है और माइकल रोहन एक यहूदी है, जबकि माइकल रोहन एक यहूदी नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन था। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त 1969 को माइकल अरेस्ट होता है। उस पर मुकदमा चलाया जाता है और आखिर में उसे पागल बताकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। घटना की वजह से एक काम हुआ कि इसने पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों को यूनाइट कर दिया। 28 अगस्त 1962 को अल अक्सा में लगाई गई आग के जवाब में 25 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी कंप्लेंट सबमिट करते हैं। 15 सितंबर 1969 को सिक्योरिटी की तरफ से इसराइल के खिलाफ एक कंडेमनिंग रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव होता है। जब अल अक्सा में आग लगाई गई तो जेरूसलम के फार्मर मुफ्ती अमीन अल हुसैनी ने इसे यहूदियों का मंसूबा बताया और सभी मुस्लिम कंट्री के हेड से एक समिट बुलाने की अपील करी। 25 सितंबर 1969 को पहला इस्लामिक समिट मोरक्को के कैपिटल रबात में ऑर्गेनाइज हुआ। उसे 24 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने ज्वाइन भी किया। 6 महीने बाद मार्च 1970 में फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली इस्लामिक समिट सऊदी अरेबिया के जिद्दा में ऑर्गेनाइज कराई जाती है और 1972 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है, जिससे अब OIC कहा जाता है। OIC का उद्देश्य जो है, मकसद जो है वो इस्लामिक सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना और इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक और पॉलिटिकल एरियाज को प्रमोट करना है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना और एडवांस एजुकेशन को बढ़ावा देना। OIC ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रखा है, जिसमें अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच है। OIC में इस वक्त 57 कंट्रीज हैं। इतने सारे देश इकट्ठे होने की वजह सिर्फ एक बनी अल अक्सा में लगाई गई आग। लेकिन एक पॉइंट जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा होगा कि हमने हिंदुस्तान का नाम OIC में इस पूरी वीडियो में नहीं लिया, जिसकी वजह ये है कि OIC ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान देश शामिल नहीं है और इस ऑर्गेनाइजेशन में ना होने की वजह भी है, वो देश पाकिस्तान है। भारत की तरफ से OIC में शामिल होने की कोशिशें की गई, लेकिन पाकिस्तान ने शामिल नहीं होने दिया और पाकिस्तान चूँकि एक मैन मेंबर है OIC ऑर्गेनाइजेशन का और ऐसे में पाकिस्तान को OIC में ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है।
लेकिन आने वाले सालों में भारत भी OIC में शामिल हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि OIC क्या है, क्यों है और कैसे बनाई गई थी। बाकी अगर आपको कोई सवाल है या कोई राय देनी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक शानदार सी वीडियो में।